हाँ, तो सभी बच्चे अपने स्मार्ट क्लास में आ चुके हैं। बहुत अच्छी बात। तो देखिए सारे बच्चे गौर से देखिए, जो बच्चे कक्षा 8 में पढ़ते हैं वो सारे बच्चे इस डिजिटल बोर्ड की तरफ देखिए। सारे बच्चे, सबको डिजिटल बोर्ड दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी बात। अब देखिए सुनिए, सभी बच्चे सुनिए ध्यान से और शांत बैठे रहिए और अपनी पेंसिल को खोल लीजिए। पेंसिल और किताब कॉपी को अपने को खोल के रख लीजिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, आज हमारी जो चैप्टर है, तो हमारा देखिए कक्षा 8 वाले जितने विद्यार्थी हैं यहाँ पर, जो स्टूडेंट बैठे हुए कक्षा 8 वाले, वो सारे बच्चे अपने विज्ञान भारती को खोलें, ठीक। विज्ञान भारती 3rd है आपकी, ठीक। और जिसमें आज है हमारी इकाई 3 इकाई है, ठीक। और इस तीसरी इकाई का नाम है देखिए परमाणु की संरचना। तो आज देखिए इस पूरी की पूरी जो परमाणु की संरचना जो हमारा ये अध्याय है, इस पूरे अध्याय को हम आज समाप्त करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे शांत बैठे रहिए, अच्छी तरह तुम समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, केवल शांत बैठे रहिए। और जो चीज़ जरूरी है उसे सारी चीज़ को आप कॉपी में नोट करते रहें, और किताब है तो किताब में आप वहीं पर उसे निशान लगाते रहें, ठीक है। तो देखिए सभी बच्चे, अब सभी बच्चे शांत हो जाए, केवल यहां पर फोकस कीजिए इस स्मार्ट क्लास के ऊपर, ठीक है। सभी बच्चे अपना फोकस स्मार्ट क्लास के ऊपर कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ऊपर एक शब्द लिखा हुआ है परमाणु की संरचना। तो सारे बच्चे इधर देखिए, यहां पर देखो लिखा है ये परमाणु की संरचना, ये देखो लिखा हुआ दिख रहा है परमाणु की संरचना। तो इधर देखिए गौर से, यहां पर लिखा हुआ देखो परमाणु की संरचना। तो सबसे पहले देखिए आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, ये मैंने चित्र लगाया है। ये जो चित्र लगा हुआ है इनका नाम है महर्षि कणादि, ठीक है। इनका नाम है महर्षि कणादि। ये देखो लिखा हुआ है, ये लाल लाल में देखो लिखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ महर्षि कणादि, ठीक है। तो देखिए अब हम थोड़ा थोड़ा आगे से समझने की कोशिश करेंगे। हमें पता है कि पदार्थ या द्रव्य, पदार्थ या द्रव्य की बात है, ठीक है। पदार्थ वह होता है जिसमें कुछ आयतन और द्रव्यमान होता है। पहली बात तो यह है कि पदार्थ की अगर हम बात करते हैं, पदार्थ वो होगा जिसके अंदर क्या होगा, कुछ आयतन होगा, कुछ द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब कुछ मास, उसके अंदर कुछ न कुछ मास अवश्य होगा, वेट अधिक होगा, ठीक है। कुछ न कुछ वेट क्या होगा, अवश्य होगा, ठीक। तो आप पहली बात सारी चीज देखिए कि जैसे तुमने सबने कुर्सियां देखी, कुर्सी, मेज, पेन, पेंसिल, कोयला, मिट्टी, सारी चीज देखिए। ये सारी चीज क्या है, पदार्थ है। ये सारी चीज क्या है, पदार्थ। तो अगर किसी भी चीज को आप गौर से देखिए तो पदार्थ में पहली बात तो कुछ न कुछ क्या होगा, आयतन होगा और द्रव्यमान होगा। अब पहले यहां पर देखिए, आगे देखिए एक जो महर्षि कणादि है, तो देखिए प्राचीन काल की कल्पनाएं, जैसे कि भारतीय दार्शनिक महर्षि कणादि, ये देखो नाम लिखा हुआ महर्षि कणादि। इस नाम को ध्यान रखना, सबसे ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महर्षि कणादि बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, महर्षि कणादि, ठीक है। तो ये देखिए महर्षि कणादि ने बताया कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे और एक ऐसी स्थिति आएगी जब इसे और विभाजित नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार उन्होंने सूक्ष्म कणों की अवधारणा दी, जिन्हें बाद में परमाणु नाम दिया। अब देखिए महर्षि कणादि, अब बात कर रहे हैं मालूम कब की, बहुत साल पहले की बात कर रहे हैं हम। बात करें करीब 500 शताब्दी जो होती है उससे पहले की आप समझ लिए बात कर रहे हैं। तो उस समय पे क्या था, वैज्ञानिक लोग नहीं थे। पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिए, उस समय क्या था, वैज्ञानिक लोग नहीं थे। तो वैज्ञानिक लोग नहीं थे तो उस समय पे जो लोग ज्यादा पढ़ा लिखा होता, मतलब जैसे थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ करता था, तो सभी लोग उसी के पास जाया करते थे, कहते थे ये तो ज्ञानी आदिवासी से ज्यादा जानकारी है। तो उसी समय पे एक महर्षि कणादि थे। तो महर्षि कणादि जो थे ये हमारे भारत के थे। पहली बात नाम सुनिए, ये कहां के थे, भारत के थे। तो इन्होंने ये कहा था कि जितनी भी जो वस्तुएं वो हमारी पदार्थ की बनी हुई हैं,
तो अगर इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए कोई पत्थर ले लो, ठीक, या पत्थर ले लो या कोई चौक ले लो, कुछ भी चीज ले लो, माने कि सारी चीजें किसकी बनी हैं? पदार्थ की बनी हुई है। सारी चीजें किसकी बनी हुई हैं? पदार्थ की बनी हुई हैं। तो इन्होंने ये कहा कि ये सारी चीजें बनी हुई हैं पदार्थ की। तो इन्होंने पहले बात सुनिए, ए बच्चों शांति में बैठेंगे लड़की। एक बड़ा सा इन्होंने क्या लिया? पत्थर का टुकड़ा लिया। सबसे पहले इन्होंने तर्क लगाई अपने, एक पत्थर का टुकड़ा। इस पत्थर के टुकड़े को इन्होंने क्या किया? तोड़ दिया, काट दिया, आधा कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने पत्थर के टुकड़े को क्या कर दिया? छोटा, तोड़ दिया उसको, ठीक। उसके क्या कर दिया इन्होंने? टुकड़े, ठीक, छोटा कर दिया। अब इस वाले पत्थर को जो छोटा कर दिया, अब इसके फिर टुकड़े कर दिए, इसके फिर उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए, ठीक। अब इस वाले पत्थर को लेकर के, अब जो पत्थर का टुकड़ा था इन्होंने उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब जो और छोटा बना इन्होंने क्या किया? उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। उसके अलावा क्या हुआ? इन्होंने और जो छोटा था इन्होंने इसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब उसके बाद और बिल्कुल छोटा था या बिल्कुल छोटा था उसके भी इन्होंने बहुत छोटे टुकड़े कर दिए। इन्होंने केवल ये कहा कि अगर मैं कोई पत्थर लूं या कोई ईंट लूं या कुछ भी चीज लूं, उसे मैं तोड़ता जाऊंगा, जैसे कागज देगा तुमने, कागज को तुम फाड़ते जाओ, फाड़ते पहले एक कागज को फाड़ दोगे तो 2 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक। अब 2 टुकड़े मतलब छोटे छोटे 2 टुकड़े हो गए। अब छोटे से टुकड़े को भी अब फिर फाड़ दीजिए, फिर छोटा हो जाएगा। अब वो छोटे को और फाड़ दीजिए। तो फाड़ते इन्होंने कहा था एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि टुकड़ा इतना छोटा हो जाएगा कि अब हम उसे क्या कर सकते हैं? तोड़ नहीं सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा? भाई छोटे करते इतना छोटा हो जाएगा कि हम उसे तोड़ नहीं सकते हैं। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो मतलब क्या है? जो चीज तोड़ नहीं सकते बिल्कुल छोटी हो जाएगी, तो इन्होंने उसी चीज को क्या कहा? परमाणु कहा। तो इन्होंने उसी चीज को क्या कहा? परमाणु। तो इन्होंने उसी चीज को हिंदी में नाम दिया परमाणु, ठीक। हिंदी में क्या दिया नाम? परमाणु। बड़े ध्यान से सुनिए सारी चीज को, बड़े ध्यान से। मैंने पावर पॉइंट अपने हिसाब से बनाई है, ठीक है। सब कुछ समझ में आएगा, केवल शांत बैठे रहिए, ठीक। इन्होंने उसे क्या कहा? परमाणु। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए आगे बढ़िए। उसके अलावा देखिए और दूसरे भी लोग आए। इनमें एक का नाम था डेमाक्रिटस, एक का नाम था डेमाक्रिटस, ठीक है। ये है मेरे पास डेमाक्रिटस, ये आपको चित्र दिख रहा है, ये है डेमाक्रिटस का, ठीक। उसके अलावा एक और आए, इनका नाम था एपिकुरस, ये एपिकुरस हैं। तो इन्होंने भी इस चीज के ऊपर तर्क लगाया। इन्होंने कहा कि भाई किसी ने ये काम कहा कि किसी चीज को तोड़ते जाएं, बाद में एक ऐसी चीज आ जाती है कि वो इतनी छोटी हो जाती है कि मैं उसे और नहीं तोड़ सकता। समझ में आई कि नहीं? तो इन्होंने भी क्या कहा? भाई हम भी देखते हैं। तो इसी प्रकार के जो अन्य लोग जो आए थे, तो उस समय पे जो लोग आए थे और इन्हें ज्ञान ज्यादा हुआ करता था, तो इन लोगों को हम वैज्ञानिक नहीं कहते थे, बल्कि इन्हें क्या कहते हैं? हम दार्शनिक, ठीक। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? दार्शनिक उसे कहते हैं जो किसी भी ज्ञान के, जो कोई भी ज्ञान उसके दिमाग में ज्ञान है और उस ज्ञान को और ज्यादा वो बढ़ाता रहता है। लेकिन आजकल क्या है, अब साइंटिस्ट आ गए, तो अब साइंटिस्ट उसे कहते हैं जो अपने दिमाग को किसी भी चीज को रिसर्च करते रहते हैं, नई चीज को खोजते रहते हैं और वो अपनी खोज में ही लगे रहते हैं। तो उन्हें कहते हैं वैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक के नियमों पर चलते हैं। लेकिन उस समय पर इतना ज्यादा इनका दिमाग विकसित नहीं था, किताबें इतनी ज्यादा नहीं थी। उस समय पर जिसे अधिक ज्ञान होता था, पहले के टाइम पर जिसे अधिक ज्ञान होता था, तो उसी को क्या कहते हैं? दार्शनिक, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? दार्शनिक। उसमें चश्मा रखा होगा, दूसरा डिग्गी में तो निकाला ना, एक और पढ़ा उसमें, ठीक है। तो उस समय के लोगों को, जो उस समय पे लोग, उस समय पढ़ाई कम थी, तो उस समय जो लोग ज्ञानी हुआ करते थे उन्हें हम दार्शनिक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? दार्शनिक। तो देखिए इसी प्रकार से देखिए डेमाक्रिटस, एपिकुरस के विचार, इन्होंने भी क्या किया? इन्होंने भी पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कण को परमाणु नाम दिया। इन्होंने कहा चलो ठीक है, ये भी किसी टुकड़े को तोड़ते गए, किसी टुकड़े को इन्होंने तोड़ा, तोड़ने के बाद मालूम क्या किया? ठीक, किसी भी टुकड़े को ये तोड़ते गए, तोड़ने के बाद मालूम क्या हुआ? इन्होंने भी वास्तव में ये कहा, वास्तव में बात सही है कि हम किसी भी टुकड़े को तोड़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन भैया बाद में एक ऐसा टुकड़ा मिल रहा है कि उस टुकड़े हम तोड़ ही नहीं सकते। एक तो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा और बहुत छोटा है,
अब तुम इसे तोड़ नहीं सकता। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, वास्तव में यही क्या है, परमाणु, यही क्या है, एटम। तो ये बाहर के लोग थे, तो इन्होंने इस चीज को क्या कहा, एटम। तो इन्होंने इसे क्या कहा, एटम कहा, ठीक है। तो इन्होंने इसे क्या कहा, एटम। तो यहां से इन्होंने भी इस बात को सही माना कि भाई वास्तव में बात सही है, छोटा टुकड़ा इतना हो जाएगा, अब तो हम उसे तोड़ ही नहीं पाएंगे। तो जो सबसे छोटा चीज होती है उसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु। इतनी बात समझ में आई, ठीक। इसी प्रकार अब देखिए आगे, चश्मा सही काम कर रहा। अब देखिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना है और यह परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। अब देखिए यहां पर समझिए इस बात को, अब इस बात को फिर समझिए। अब पहले आपके सामने देखिए चित्र बना हुआ, आपके सामने क्या दिखा रहा है, एक ये दिख रहा है कि हमको घर, सबको दिख रहा है घर। अब घर किससे मिलकर के बना है, घर मिलकर के बना है। देखिए हमारे चीज किससे, दीवारों से, चार दीवार लगा दी तो मेरा क्या बन गया, घर। अब इन दीवारों को देखिए, दीवारों में किसका इस्तेमाल किया है, ईंट का। अब ये जो मेरा घर है, इस घर की सबसे छोटी इकाई, इकाई का मतलब कड़ी, देसी भाषा में समझ लो क्या कहते हैं इसे, कड़ी। तो इसकी सबसे छोटी कड़ी क्या है, ईंट। इस घर की सबसे छोटी कड़ी क्या है, ईंट। तो जैसे प्रकार से हम देखते हैं ये घर की सबसे छोटी कड़ी क्या है, ईंट। तो ठीक उसी प्रकार से जो मेरा पदार्थ है, उस पदार्थ की सबसे छोटी कड़ी क्या है, परमाणु, ठीक, परमाणु। तो सबसे छोटी जो चीज है उसे मैं क्या कहता हूं, परमाणु। अब इसी प्रकार से दो परमाणु या तीन परमाणु जब मिलेंगे तो वो अणु बनाते हैं, जब बहुत सारे अणु मिलेंगे तो वो क्या बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर, अब तुम्हारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इधर देखिए सामने, मान लीजिए कि मेरे पास एक चौक है, ये है मेरे पास चौक, सबको पता है चौक सफेद होता है। मैंने क्या किया, उस चौक को, मैंने उस चौक को घिसना स्टार्ट किया। तो घिसते 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 मैंने उस चौक का क्या बना दिया, पाउडर बन गया। अब चौक का क्या बन गया, पाउडर। तो ये पाउडर किससे बना है, चौक तो मेरे पास बड़ा था, मैंने चौक को घिसते 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 क्या बना दिया, पाउडर। अब मैं पाउडर को भी छोटा कर रहा हूं, पाउडर तो मुझे दिख रहा है, अब मैं पाउडर को और छोटा कर रहा हूं, ठीक। और छोटे करते 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 मैंने इतना छोटा कर दिया कि वो एक धूल के कण बन गए। अब ये धूल के कण इतने छोटे बन गए कि मैं इन कणों को अब और नहीं तोड़ सकता हूं। समझ में आएगी नहीं, अब धूल के कण को क्या है, अब मैं और नहीं तोड़ सकता हूं। इसका मतलब क्या है, अगर इन सभी धूल के कणों को मैं इकट्ठा कर दूं तो मेरा क्या, ये पाउडर बन जाएगा। और इस सारे पाउडर को पानी में डाल के इकट्ठा कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, चौक। तो चौक क्या है मेरे पास, चौक है मेरे पास पदार्थ, और ये क्या है, अणुओं का समूह, बहुत सारे अणु हैं, अणुओं का समूह है। और ये क्या है मेरे पास, छोटे छोटे कण। तो छोटे छोटे मेरे पास ये कण क्या है, परमाणु, ठीक। जैसे हमने कमरा दिया, कमरा, कमरे को तुम गौर से देख लीजिए, कोई भी कमरा है उसे अच्छी तरह से आज साफ कर दीजिए, पूरे कमरे में झाड़ू लगा दीजिए, पोंछा लगा दीजिए, बिल्कुल साफ कर दीजिए और उसे बंद कर दीजिए 8 दिन के लिए। जब 8 दिन के बाद तुम इसे खोलोगे तो इसमें झाड़ू लगाओगे तो इसमें क्या तुम्हें निकलेगी, बहुत ज्यादा मात्रा में धूल, धूल निकलेगी नहीं। लेकिन 8 दिन पहले जब मैंने साफ किया तब तो इसमें धूल नहीं थी। अब धूल कहां से आ गई, तो जो धूल के कण दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या है, परमाणु, वो सब क्या है। तो परमाणु ऐसा होता है वो आंख से नहीं दिखाई देता है, तो उस धूल के कण से और छोटा कर दीजिए कण, उसे कहते हैं परमाणु। उस धूल के कण से भी छोटा कर दीजिए कण। अब इस समय कमरे में बैठे हुए इस क्लास में हम, तो इस क्लास में चारों तरफ देखिए तो चारों तरफ हमें कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें खूब मालूम है यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, परमाणु। क्या है यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में, परमाणु है। किताब खोल के घर जाके पढ़ो। तो इसी प्रकार से अगर मैं परमाणु की बात करता हूं तो हम देखिए यहां पर ये कह सकते हैं दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर के अणु बनाते हैं, ठीक। एक परमाणु तो मेरे पास ये है गोल, और दूसरा परमाणु देखिए मेरे पास ये है गोल, छोटा छोटा था, ठीक है, गोल, ठीक है। तो ये है मेरे पास एक परमाणु, तो ये है मेरे पास, और एक परमाणु मेरे पास ये है। अब ये दो परमाणु जो आपस में मिलेंगे तो ये क्या बना लिया इन्होंने, अणु। अब ये परमाणु किसके, ये है हाइड्रोजन के परमाणु। किसके हैं, हाइड्रोजन के। तो ये है हाइड्रोजन के परमाणु, ठीक।
अब ये दोनों परमाणु जब मिल गए तो ये क्या बन गया, हाइड्रोजन का अणु H2, ठीक है। तो क्या बन गया ये H2, हाइड्रोजन का अणु। तो हम ये कह सकते हैं, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो अगर हाइड्रोजन का एक है तो क्या है वो, एक परमाणु। अगर H2 है तो वो क्या है, हाइड्रोजन का एक अणु। समझ में आए? जब समान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो एक तत्व बनाते हैं। इसे देखिए, सब किताब का लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ा रहा। तो अब देखिए, मान लीजिए ये है मेरे पास हाइड्रोजन का एक परमाणु, ये है मेरे पास हाइड्रोजन का एक परमाणु। जब दोनों मिले तो यहां पर हम बात करते हैं तो ये हम हाइड्रोजन के जब दोनों तत्व, एक तो मेरे पास तत्व ये मिला, एक तत्व ये मिला, तो ये दोनों मिलकर के क्या मेरे पास एक परमाणु, जब दोनों मिले तो आपस में क्या बना लेते इन्होंने, एक तत्व बन गया, यानी हाइड्रोजन का एक बन गया, अर्थात क्या बन गया, ये अणु बन गया। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा अणु क्या है, एक तत्व है हमारा। ठीक है, तो देखिए अभी और थोड़ा आगे हम और समझा देंगे तो अच्छी तरह से। आगे देखिए, इसी प्रकार से देखिए ऑक्सीजन के, देखिए ये है मेरे पास ऑक्सीजन का एक परमाणु और ये है मेरे पास ऑक्सीजन का एक परमाणु। जब दोनों परमाणु मिले तो ऑक्सीजन का मेरे पास क्या बन गया, एक अणु बन गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ऑक्सीजन का एक अणु। इसी प्रकार से देखिए, ये है मेरे पास क्लोरीन का एक परमाणु और ये भी है मेरे पास क्लोरीन का एक परमाणु। ठीक, परमाणु। तो इन्होंने मिलकर के Cl2 बना लिया। तो Cl2 क्या है, ये है क्लोरीन का एक अणु। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए नाइट्रोजन का मेरे पास एक परमाणु ये है और नाइट्रोजन का एक परमाणु ये है। दोनों परमाणु मिलकर के इन्होंने नाइट्रोजन का क्या बना लिया, एक अणु बना लिया। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए ये है आयोडीन का एक परमाणु, इधर भी है मेरे पास आयोडीन का एक परमाणु। दोनों परमाणु मिले तो इन्होंने क्या बना लिया, आयोडीन का एक अणु। तो इन सबको अगर हम देखते हैं तो ये सभी क्या है मेरे पास, ये सभी क्या है मेरे पास, तत्व हैं। ठीक, एलिमेंट कहते हैं इसे। तो ये क्या है, सभी तत्व हैं। ठीक, अब देखिए आगे, सब किताब में जाकर पढ़ना घर जाकर के। ठीक है, जब असमान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो यौगिक का अणु बनाते हैं। अब देखिए, पहले क्या था, पहले समान प्रकार के परमाणु मिले थे। देखिए ऑक्सीजन भी मेरे पास समान है और ये भी समान है, तो ये परमाणु भी समान है, ये परमाणु समान है, तो इन्होंने क्या बना दिया, ऑक्सीजन का एक अणु। तो हम ये क्या कहेंगे, वो क्या है मेरे पास, एक तत्व का अणु है। ठीक है, क्या है मेरे पास, एक तत्व। ठीक, अब यहां पर क्या कह रहा है, असमान। एक तो मैंने हाइड्रोजन का ले लिया, ठीक, एक मैंने हाइड्रोजन का ले लिया परमाणु। ठीक है, एक है हमारे पास हाइड्रोजन का परमाणु। ठीक है, और एक है मेरे पास क्लोरीन का। तो अगर दोनों को लेकर के अब मिलाते तो मेरे पास दोनों अलग अलग प्रकार के बन गए। तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक यौगिक बन गया। इसमें हाइड्रोजन भी मिली हुई है और क्लोरीन भी मिली हुई है। तो ये क्या बन गया मेरे पास, हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या बन गया, एक अणु बन गया, HCl। ठीक, इसी प्रकार से हम यहाँ पर सोडियम का ले सकते हैं एक परमाणु, क्लोरीन का ले सकते हैं एक परमाणु, दोनों को मिला देंगे। ठीक है, एक तो मेरे पास ये हुआ और एक मेरे पास ये हुआ। अब दोनों को मिलाकर के हम क्या बना देंगे, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का क्या बन गया, एक अणु बन गया। ठीक, इसी प्रकार से देखिए अब आगे देखिए जॉन डाल्टन। एक देखिए साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन जो साइंटिस्ट थे, गौर से देख लीजिए, चित्र किताब के अंदर शायद तुम्हारी नहीं है, मैंने अलग से पावर पॉइंट में लगाया है, इसे देखिए आप। तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि जो जॉन डाल्टन थे, अब बात बहुत पुरानी आ गई, मायर्स कराद की जो बात चली थी, जो हमारे भारत के थे ऋषि मुनि, दिख रहे थे तुम्हें फोटो में शुरू में। उसके बाद लुपिकस आए, डेमाक्रिट्स आए। तो उसके कई सालों के बाद, बहुत सालों के बाद फिर एक विदेश के एक इंसान आए, तो इनका नाम था जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन उसमें बहुत पढ़े लिखे थे, समझदार थे। और ये बच्चे शांत नहीं हो गए तुम। तो उन जॉन डाल्टन जो थे, इन जॉन डाल्टन ने क्या कहा, इन्होंने सारी चीज को समझा। इन्होंने कहा महर्षि कराद जो थे, इन्होंने कहा महर्षि कराद जो थे, इन्होंने किसी चीज को तोड़ते गए तो वो चीज इतनी छोटी मिली कि वास्तव में वो उसे और नहीं तोड़ सकते। तो इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा मैं भी प्रैक्टिकल करके देखता हूं। अब ये भी प्रैक्टिकल करने लगे। तो देखिए
महर्षि कणाद और देखिए यूनानी दार्शनिक और अन्य लोगों के द्वारा दिए गए सिद्धांत केवल विचारों पर ही थे, न कि प्रयोग पर थे। तो उन लोगों ने जो अपना विचार दिया था, उन्होंने ये कहा था भाई किसी चीज को तोड़ते जाओगे तोड़ते जाओगे तोड़ते जाओगे तो अंत में एक इतनी चीज छोटी हो जाएगी कि अब और नहीं टूट पाएगी। सबके अपने अपने विचार थे। तो जॉन डाल्टन ये थे, जॉन डाल्टन ने यह कहा कि अब मैं ऐसा करता हूं, अब मैं इसके ऊपर प्रैक्टिकल करूंगा, बारे में इसे खुद अपने आप इस काम को करके देखूंगा कि वास्तव में ये लोग कह रहे हैं वास्तव में ये बात सत्य है क्या सत्य है। ठीक, तो जहां पर प्रैक्टिकल करने के लग जाते हैं, कोई व्यक्ति अगर काम करता है, अगर उस चीज में कहता है कि मैं इसका प्रैक्टिकल करके देखता हूं, तो इसका मतलब क्या है, अब वो साइंस की तरफ जाने लगा। साइंस क्या कहती है, किसी चीज का प्रैक्टिकल करो, अगर वो प्रैक्टिकल में बिल्कुल सही साबित होती है तो क्या है, साइंस कहती है वो चीज सही है। अगर प्रैक्टिकल में वो चीज फेल हो जाती है तो साइंस फिर भी उस चीज को नहीं मानती है। तो अब यहां से इन्होंने अपना दिमाग स्टार्ट कर दिया, तो हम यहां पर कह सकते हैं अब यहां से वैज्ञानिक युग स्टार्ट हो गया। अब यहां से क्या, इन्होंने वैज्ञानिक युग स्टार्ट हो गया। अब इन्होंने अपना दिमाग लगाया वैज्ञानिक की तरफ से। अब इन्होंने क्या लगाया, अपना दिमाग। अब दिमाग लगाने लगे, अब ये ऐसे नहीं सोचने लगे वो लोगों की तरह, ऋषि मुनियों की तरह, तो वो कह रहा है अब वो भी कह रहा है वो भी कह रहा है। इन्होंने कहा कि मैं पढ़ा लिखा आदमी, तो मैं इसके ऊपर अब मैं प्रैक्टिकल करके देखता हूं, भाई प्रैक्टिकल सही हो जाएगा तो मैं कहूंगा भाई वास्तव में उस बात सही है। तो अब इन्होंने प्रैक्टिकल किया। तो अब देख, तो बात करें, देखो सन 1808 की, बहुत पहले की बात कर रहे हैं, इस समय तो 2025 चल रही है। ठीक, अब 1808 की बात कर रहे हैं। उस समय की बात करें, उस समय पे लाइट भी नहीं थी, उसमें बल्ब नहीं था, उस समय वाहन वगैरह कुछ भी नहीं थे, उस समय पे वैज्ञानिक का कोई काम ही नहीं था। उस समय पे लोग इसी प्रकार से रहते थे, बस खा लिया, अनाज भी नहीं पैदा होता था, पर लोग ऐसे गुजारा करते थे। उस समय की बात करें, उस समय में जॉन डाल्टन जो विदेश के थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1808 में जॉन डाल्टन, अब इन्होंने क्या किया, अब दिमाग से सोचना स्टार्ट कर दिया। जब कोई व्यक्ति किसी चीज को दिमाग से सोचना स्टार्ट कर देता है तो समझ लीजिए वो क्या कर रहा है, वो विज्ञान की तरफ बढ़ रहा है। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर देखिए, जॉन डाल्टन ने अब द्रव्य की संरचना, या द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, ठीक है, पदार्थ की संरचना पर विधिवत अध्ययन किया। अब उन्होंने कहा कि जो पदार्थ है, वास्तव मिट्टी के कण है या और भी सारी चीजें, मैं सारी चीज के ऊपर अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर अध्ययन करूंगा। अब मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, अच्छी तरह से अध्ययन करूंगा, पढ़ाई करूंगा, इसे समझूंगा। ठीक, और परमाणु संबंधी एक विचार दिया। और फिर इन्होंने बहुत सारा अध्ययन करने के बाद इन्होंने क्या किया, सारे के सारे ज्ञान को क्या करते थे, ये लिखते थे। वैज्ञानिक का यही चरण होता है, पहले किसी चीज को जानो, पहले किसी चीज को समझो, उसके ऊपर अध्ययन करो, फिर सारी चीज को लिखो, फिर उससे नए निष्कर्ष निकालो। यही कक्षा 6 में बताया गया वैज्ञानिक विधि के चरण के बारे में। तो इन्होंने सारी चीज को लिखा। तो लिखने के बाद जो इनके जो नियम थे, उसे हम कहते हैं डाल्टन का परमाणुवाद, यानी कि एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। जब क्लास 9 में पहुंचोगे, अच्छे स्कूल में पढ़ोगे तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, अंत नहीं पढ़ोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब देखिए, सुनिए, अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने किसी भी चीज के ऊपर अब काम करना स्टार्ट किया। तो इन्होंने क्या कहा कि पदार्थ है, अब ये देखिए, पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। इन्होंने कहा कि अगर मैं पदार्थ की बात करता हूं तो ये तो बात सही है बिल्कुल। इन्होंने कहा वास्तव में ये बात सही है कि कोई भी चीज मेरे पास बड़ी है जिसे मैं पदार्थ कहता हूं। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, पेन क्या है, एक पदार्थ, किससे मिलकर के बना है, प्लास्टिक से बना है। इसे तुम घिसते जाओगे तो इसमें बुरादा था होगा, तो किसका बुरादा होगा, प्लास्टिक का। उस बुरादे को भी और महीन कर दो, बहुत महीन कर दो, बहुत छोटा करते हो, उसी को हम कहते हैं परमाणु। तो इन्होंने कहा वास्तव में बहुत छोटी छोटी चीजें प्लास्टिक की, उस चीज से मिलकर के ये बड़ी चीज बनी है। तो जो चीज बड़ी बन रही है, इस प्रकार की दिख रही, डिजिटल बोर्ड, पंखा दिख रहा है, सब क्या है, एक पदार्थ का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, इंसान किसका बना हुआ है, पदार्थ का बना हुआ है। तो इन्होंने क्या कहा, वास्तव में ये बात सही है, जो बड़ी चीज है, जो बड़ी चीज है वो छोटी छोटी चीजों से मिलकर के बनती है, ये बात सही है। तो इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए कोई भी चीज हमारे पास ये है छोटी चीज, तो इस छोटी चीज को हम बड़ी करते जाएंगे, बड़ी करते जाएंगे, तो अगर इन्हें इकट्ठी करते जाएंगे तो इसमें देखिए ये मेरे पास बड़ी बन गई। तो बड़ी बन गई तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं वास्तव में जो बड़ी चीज है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बनी है। इन्होंने कहा वास्तव में ये बात सही है, इन्होंने उसके ऊपर अध्ययन किया। दूसरा, इन्होंने ये भी कहा
कि परमाणुओं को न तो नष्ट किया जा सकता है और नहीं बनाया जा सकता है। पहली बात कि अगर मैं परमाणु की बात करता हूं तो वास्तव में यह बात है, परमाणु को हम कभी नष्ट नहीं कर सकते हैं। इस धरती पर कोई परमाणु को नष्ट नहीं कर सकता है। किसी भी रासायनिक क्रिया में चले जाइए तो किसी भी रासायनिक क्रिया में परमाणु कभी नष्ट नहीं होता है। जितने होते हैं उतने ही बने रहते हैं किसी भी रासायनिक क्रिया में। मान लीजिए कि मैंने एक बर्तन लिया, उस बर्तन में मैंने 2 किलो मैंने क्या लिया, दूध लिया। मैंने सभी के घर में बैठे ही बैठ के बैठ पढ़ा नहीं जा रहा यहां, तो इधर से उधर भाग रही है। यहां पर ना आराम शांत बैठ के तो पढ़ाई करें। यहां पर मैंने क्या लिया, यहां पर दूध लिया, ठीक। अब मैंने 2 किलो दूध लिया, उस 2 किलो दूध के अंदर में मैंने 40 ग्राम दही मिला दिया। क्या मिला दिया मैंने, दही, कर्ड मिला दिया। मैंने 2 किलो दूध लिया बिल्कुल तौल करके एक बर्तन में रखने के लिए, क्योंकि मुझे जमाना है सुबह। तो मैंने 2 किलो दूध लिया, 2 किलो दूध के अंदर मैंने 40 ग्राम दही को ऐड कर दिया। अगर मैं दही डाल दूंगा तो सुबह मेरा दूध क्या है, जम जाएगा, ठीक। तो अब मैंने कोई दूध लिया है, 2 किलो मैंने दूध लिया, उस दूध के अंदर मैंने 40 ग्राम दही मिला दिया। तो अब मैंने ये वजन को तोला तो मेरा वजन इधर की साइड में कितना हुआ, 2 किलो 40 ग्राम। ये मेरे पास वजन हुआ इधर की साइड पर, इधर। अब रात भर रखने के बाद इसके दूध में और दही के बीच में क्या हुई, एक रासायनिक क्रिया जिसे मैं कहता हूं केमिकल रिएक्शन। तो जब रासायनिक क्रिया होती है तो रासायनिक क्रिया होने के बाद क्या होता है, सुबह दही बन जाता है। तो ये पर अब मेरे पास यहां पर क्या हुई, रासायनिक क्रिया। तो रासायनिक क्रिया में ये क्या बन गया मेरे पास, दही। अब दही को मैंने सुबह तोला कि भाई मैंने 2 किलो कल मैंने दूध लिया था, उस 2 किलो दूध में मैंने 40 ग्राम दही मिलाया था। तो मैंने जब कल वजन देखा तो मेरा 2 किलो 40 ग्राम पूरा वजन हो गया था। अब रात भर जमा है तो जमा करके सुबह दही बनाए। तो अब मैं देख रहा हूं कि दही ऐसा तो नहीं कि मेरे पास 10 किलो हो गया हो। जब उसने वजन तोला तो वजन उस दही का कितना था, 2 किलो 40 ग्राम। तो 2 किलो 40 ग्राम ही उसका वजन था। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दूध क्या है, दूध किसका बना है, परमाणुओं से मिलकर के बना है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना है दूध। दही किससे बना है, परमाणु से मिलकर बना है। दूध क्या है, एक पदार्थ है, दही क्या है, पदार्थ है। तो सारी चीज को मैंने यहां पर वजन तोला तो यहां पर भी हम कह रहे हैं कि हमारे पास इतने ही परमाणु थे, और इधर भी मैंने तोला है तो वजन में इतने ही परमाणु थे। तो डाल्टन ने कहा कि वास्तव में सही बात है, अगर मैं कोई भी केमिकल रिएक्शंस करता हूं तो जितने मेरे पास परमाणु होते हैं उतने ही परमाणु मेरे पास बने रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, परमाणु को न तो हम नष्ट कर सकते हैं और न ही बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आएगी नहीं यहां पर। तो एटम का न तो हम नष्ट किया जा सकता है एटम, और नहीं हम उससे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जितना मेरे पास रहता है उतनी चीज रहती है। यहां पर तुम्हें बहुत सारे धूल के कण दिख रहे हैं, वो इतने ही रहेंगे। समझ में आई, इतने ही रहते हैं धूल के कण, वो कभी न कम होंगे न बढ़ेंगे। जिस चीज के लिए बने उतने ही रहते हैं। उसके बाद इन्होंने अगली बात एक कही थी, एक और बात, हाँ वास्तव में ये बात सही है कि परमाणु क्या है, अविभाज्य। अविभाज्य का मतलब इन्होंने फिर ये कहा कि वास्तव में जो परमाणु होता है कि भैया तुम सही कह रहे हो, तो छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, छोटे करते जाएंगे, तो एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि वो इतना छोटा हो जाएगा कर, एक तो हमें आंख से दिखाई नहीं देगा, दूसरी बात अब हम उसे और नहीं तोड़ सकते। ये बात इन्होंने कही थी, जो कि आगे जाकर के क्या गलत सिद्ध हुई। पहले इन्होंने भी ये बात कह दिया, ऋषि मुनि ने जो बात की थी वो बात इन्होंने भी कह दी, इतनी बात इन्होंने कह दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस बात को ध्यान रखा। लेकिन इनकी बात क्या है, आगे गलत सिद्ध हुई कि आखिर में जो परमाणु होता है छोटा था, शांत नहीं बैठेगी लड़की तुम, परमाणु होता है बहुत छोटा, इन्होंने कहा उसे बिल्कुल तोड़ नहीं सकते, अब वो और छोटा नहीं हो सकता। ये बात डाल्टन ने भी कह दी, किसमें, साइंस के प्रैक्टिकल में। ठीक है, लेकिन इनकी डाल्टन की बात भी आगे जाकर के क्या होगी, झूठी साबित होगी। हम पढ़ेंगे सब कुछ आ जाएगा। अब अगली बात एक और इन्होंने की थी डाल्टन ने, वो क्या कहा था, वो कहा था कि एक ही तत्व के परमाणु, मान लीजिए कोई हाइड्रोजन है मेरे पास, हाइड्रोजन का देखिए मैंने एक परमाणु ये ले लिया, हाइड्रोजन का एक परमाणु ये लिया, हाइड्रोजन का मैंने एक परमाणु ये लिया, हाइड्रोजन का मैंने एक परमाणु, हाइड्रोजन का आप कोई भी परमाणु ले लो,
सारे परमाणु, जैसे मान लीजिए मैं 10 परमाणु ले लिए, तो इसका भी देखिए वजन, इसका अगर मैं बात करता हूं तो इसका भी वजन क्या है, बराबर है। तो इन सब का वजन, आकार, जो भी सारी चीजें, गुण, सब बिल्कुल समान होंगे। एक का लेंगे तो एक का बिल्कुल समान होगा, बिल्कुल ठीक। मान लीजिए कि मैंने ऑक्सीजन का ले लिया, अगर मैं ऑक्सीजन का ले लेता हूं, यानी ऑक्सीजन का एक परमाणु ले लिया, ऑक्सीजन का एक ले लिया, ऑक्सीजन एक ले लिया, ऑक्सीजन में, तो मैं चारों को देखता हूं तो चारों का आकार मुझे सेम मिलेगा, वजन भी मुझे सेम मिलेगा, उसके जो गुण होंगे वो गुण भी क्या मिलेंगे मुझे सेम। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कागज है, कागज है, आप उस कागज को ले लो, उस कागज के 4 टुकड़े कर दो, 4 टुकड़े कर दो कागज के। अब जो कागज का मटेरियल है, जैसा उस कागज को खाओगे तो उसका भी स्वाद वैसा ही आएगा, दूसरे कागज को टुकड़े को खाओगे तो उसका भी स्वाद वैसा ही आएगा, कोई ये नहीं कि स्वाद अलग अलग होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं सारे परमाणुओं को ले लूं, अलग अलग तत्वों के परमाणु ले लूं, ठीक है, तो उन सारे परमाणुओं को मैं देखता हूं तो सारी चीज का क्या है, उसका भार भी समान होगा, आकार भी समान होगा, अन्य गुण सब समान होंगे, किंतु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होंगे। अब ऑक्सीजन की बात करता हूं तो हाइड्रोजन का तो मुझे मान लीजिए इस वजन का मिल रहा है अलग, ऑक्सीजन का दूसरे वजन का होगा, लेकिन ये अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे इंसान की कैटेगरी देखते हैं, एक अलग है, दूसरा अलग है, तीसरा अलग है। तो अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के किसी भी परमाणु को तोल लीजिए, उसका वजन बराबर बैठेगा। ऑक्सीजन का तोलेंगे तो ऑक्सीजन वाले का भी बराबर बैठेगा, लेकिन हाइड्रोजन वाले का वेट कुछ और होगा, ऑक्सीजन वाले का वेट कुछ और होगा। अगली बात देखिए, परमाणु की अगर हम बात करते हैं तो पहली बात, परमाणु क्या एक फिक्स रेशियो में होते हैं। फिक्स रेशियो का मतलब एक, अगर कोई भी परमाणु, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन के परमाणु यहां पर जुड़ रहे हैं, यानी कि मान लीजिए मेरे पास जल है, जल है, जल, तो जल की अगर बात करता हूं तो जल को कहते हैं हम H2O, जल को हम क्या कहते हैं। तो अगर H2O की बात करते हैं तो हम यहां पर ये कहते हैं, अगर मेरा जल बनेगा तो जल में परमाणु फिक्स होंगे, ऑक्सीजन का एक होगा और हाइड्रोजन के 2 होंगे, ठीक। तो ये है, देखिए हाइड्रोजन एक, ये हाइड्रोजन का एक, ये हाइड्रोजन के 2 हो गए, ऑक्सीजन का 1 होगा। तो यहां पर क्या है, एक फिक्स रेशियो होंगे। जब भी कभी कोई भी मेरे पास एटम होगा तो एटम अगर किसी के साथ में जुड़ेगा, अब ये है मेरे पास क्या, हाइड्रोजन का, ये है मेरे पास देखिए ऑक्सीजन का एटम, ऑक्सीजन का एटम यानी कि परमाणु, ठीक। ऑक्सीजन का क्या परमाणु, ये एक, और यहां पर हाइड्रोजन के क्या हैं, 2, ठीक। तो अब यहां पर यह बात कही कि अगर कोई भी परमाणु है वो किसी के साथ में जुड़ेगा तो एक पूर्णांक संख्या में जुड़ेगा। ये तो लिखा है शब्द पूर्णांक, किताब में लिखा है, वो किताब तुम्हारे सामने रखी है, वो सरकारी किताब है, यहां पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, किताब को एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो पूर्णांक का मतलब क्या है, कभी भी कोई जुड़ेगा या तो वो 1 में जुड़ेगा, या 2 में जुड़ सकता है, या 3 में जुड़ेगा, या 4 में, या 5 में, या 6 में, या 7 में, या 8 में, या 9 में, 10 में, संख्या में जुड़ेगा, कभी भी दशमलव में नहीं जुड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना, अगर ये है मेरे पास कार्बन, कार्बन का क्या है मेरे पास, एक परमाणु, अब कार्बन के साथ में जब 2 परमाणु ऑक्सीजन के जुड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो यहां पर ऑक्सीजन के क्या परमाणु जुड़ रहे हैं, 2। तो ये संख्या जो लिखी तुम्हारे सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी होंगी, उसे कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। और अपूर्णांक संख्या वे होती है जैसे 1.2, 1.5, 2.5, 2.8, 3। अगर दशमलव लगा हुआ है तो वो क्या है, पूर्णांक नहीं है, वो संख्या पूरी नहीं है, अधूरी संख्या है। पूरी संख्या कौन सी, 1। तो यहीं पे देखो कहा गया है कि परमाणु सरल पूर्णांक यानी अनुपात में जुड़े होते हैं। अगर परमाणु कोई यौगिक बनाएंगे मिलकर के तो उनका क्या होगा, एक फिक्स रेशियो होगा। तो उनका क्या होगा, फिक्स रेशियो। जैसे यहां पर क्या है, कार्बन है, तो कार्बन का यहां पर 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के यहां पर क्या है, 2 परमाणु। तो जब ऑक्सीजन के 2 परमाणु और कार्बन का 1 परमाणु आपस में मिलेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। हमेशा ध्यान रखना, क्या बनाएंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक इसी प्रकार से हाइड्रोजन के 2 परमाणु
और ऑक्सीजन का एक परमाणु जब आपस में मिलेगा तो वो क्या बनाएगा, H2, यानी क्या बनाएगा, जल। तो इसका मतलब है कि वो एक फिक्स रेशियो में होते हैं। तो यहां पर फिक्स रेशियो क्या है, 1:2 C है मेरे पास, एक ऑक्सीजन है 2, तो 1:2 का अनुपात बना हुआ है, इसे कहते हैं फिक्स रेशियो। इसी अनुपात में होंगे, इसी रेशियो में होंगे। इस बात का मतलब मैंने तुम्हें यहां समझा दिया अच्छी तरह से, ज्यादा हो वीडियो को देख लेना दोबारा से। अब देखिए अगली बात समझिए, परमाणु का संगठन। संगठन का मतलब है कि उसका कंपोजिशन देखते हैं हम। अब कंपोजिशन क्या है, अब मैं बात करता हूं डाल्टन की। अभी डाल्टन की बात चली थी पूरी। डाल्टन, लड़की सांतनी बढ़ेगी, बार बार मैं टोक रहा हूं तुझे, सांतनी बढ़ेगी। डाल्टन की बात कर रहा हूं मैं अभी। तो डाल्टन जो वैज्ञानिक थे, डाल्टन वैज्ञानिक ने क्या कहा था कि भाई वास्तव में बात सही है, अगर मैं परमाणु को बिल्कुल छोटा करता जाऊंगा तो परमाणु क्या होगा, टूटेगा नहीं। परमाणु क्या है, अब हम और नहीं तोड़ सकते। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अब उनकी ये बात सुन करके और भी जो वैज्ञानिक थे अब वो भी करने लगे काम। अब और भी लोग जाग गए, हमारी बात देखते हैं, हम भी करके देखते हैं। तो और लोगों ने फिर इसके ऊपर काम किया। अब यहां से वैज्ञानिक युग हमारा शुरू हो गया। तो और लोगों ने यह साबित कर दिया कि डाल्टन तुम बात गलत कह रही हो, तुम्हारी बात गलत है। तो देखिए यहां पर डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य करता, परंतु समय के साथ यह बात गलत साबित हुई। डाल्टन की बात को सब लोगों ने गलत साबित कर दिया और लोगों ने यह कहा कि नहीं, मैं परमाणु को तोड़ के दिखाऊंगा। जो बिल्कुल छोटी चीज है वो छोटी चीज भी टूट सकती है, ठीक। तो अन्य वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में कार्य किया और यह सिद्ध किया कि वास्तव में परमाणु को हम विभाजित कर सकते हैं। अब जो छोटी चीज थी जो टूट नहीं सकती थी, अब उसके ऊपर भी लोग काम करने लगे। तो देखिए उसकी एक निश्चित संरचना होती है। तो यह कहा जो परमाणु है इसकी एक निश्चित संरचना होती है, ठीक। परमाणु की क्या होती है, निश्चित संरचना। और इसमें कई प्रकार के कण होते हैं। माने कि जिस चीज की तुम बात कर रहे हो परमाणु की डाल्टन, उस परमाणु की एक निश्चित संरचना होगी और उसके अंदर भी और कण होते हैं। उन्होंने कहा क्या, उसके अंदर भी क्या होते हैं, और कण होते हैं, अर्थात इसमें 3 कण होते हैं उन्होंने कहा। तो इसमें देखिए मुख्य रूप से 3 कण बनेंगे देखने के लिए। तो मान लीजिए ये है मेरे पास एक परमाणु, ये देखिए परमाणु बना। तो परमाणु को देखते हैं, अगर ये देखिए ये हरे हरे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो लाल लाल दिखाई दे रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन। और उसके बाद ये जो दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन। तो इन्होंने ये कहा था कि अगर कोई भी मेरे पास ये परमाणु है तो इस परमाणु के अंदर 3 चीज मिलेंगी। एक तो मिलेगी हमें इलेक्ट्रॉन, ठीक, और इसके अंदर में एक और चीज मिलती है हमें प्रोटॉन, और इसके अंदर में एक और चीज हमें मिलती है न्यूट्रॉन। इन्होंने कहा 3 चीज इसके अंदर मिलती हैं, इन 3 चीजों से मिलकर के मेरा परमाणु बना है, ठीक। इन्हें कहा अब यहां पर अब लोगों ने दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया। तो अब हम कह सकते हैं अब यहां पर क्या हुआ, वैज्ञानिक के युग की शुरुआत हो गई है। तो अब हम देखते हैं, अब इन्होंने क्या कहा, तो बने 3 कण होते हैं। पहला कण उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स, कि परमाणु की अगर बात करें तो परमाणु में मुझे देखने के लिए इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। परमाणु क्या मिल जाते हैं मुझे, इलेक्ट्रॉन्स। बहुत ज्यादा इसके ऊपर खोज हुई। तो एक साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने इसके ऊपर काम किया, तो इनका नाम था जे थॉमसन, ठीक। तो जे थॉमसन ने क्या किया, बहुत ज्यादा वर्क करने उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की खोज कर ली। माने क्या कहा कि भाई वास्तव में परमाणु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं परमाणु के अंदर में। तो इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने, ठीक। इन्होंने कैथोड किरणों के अध्ययन के फलस्वरूप किया। तो इसका अध्ययन किया क्या, कैथोड किरणों के फलस्वरूप। ये अति सूक्ष्म कण होते हैं। उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत अति सूक्ष्म कण हैं, बहुत छोटे कण हैं। परमाणु तो बहुत छोटा है लेकिन उससे भी छोटे कण हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, बहुत ही छोटे कण हैं। इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नकारात्मक कण होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसा मिलेगा, नकारात्मक, ठीक है। इस पर क्या होता है, नकारात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1 इतने भाग होता है। अब हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम। अगर मेरे पास मान लीजिए कोई हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का मैंने वजन तोड़ा या हाइड्रोजन के मैंने टुकड़े किए,
तो अगर मैं हाइड्रोजन के जो टुकड़े, हाइड्रोजन मुझे होती है बहुत छोटी, हमें नहीं दिखती है, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हैं। तो देखिए अगर हम हाइड्रोजन परमाणु की बात, जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास हाइड्रोजन का परमाणु, अब इस परमाणु के टुकड़े कर दो कितने, 1837 टुकड़े कर दो इसके, छोटे से की हाइड्रोजन परमाणु के 1837 टुकड़े कर देंगे, तो इसका जो एक टुकड़ा होता है, एक टुकड़ा होगा वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन वास्तव में कैसा होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो इलेक्ट्रॉन वास्तव में कैसा होता है, बहुत अधिक छोटा होता है, वास्तव में बहुत छोटा है। दूसरी बात करें देखिए प्रोटॉन की, प्रोटॉन की बात करें तो हम देखिए प्रोटॉन की उसे कहते हैं, प्रोटॉन की खोज की थी देखिए गोल्डस्टीन ने 1886 में, ठीक। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने इसे प्रोटॉन नाम दिया था, बाद में इसको नाम दिया था किसने, पहले इसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने, लेकिन इसके बाद इसके ऊपर और लोग साइंटिस्ट आए, वैज्ञानिक लोग आए, वो इसके ऊपर अध्ययन करते रहे, तो उन्होंने ये कहा कि भाई इसका नाम प्रोटॉन नाम दे दी थी। तो प्रोटॉन नाम दिया था रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसे क्या कहा था, प्रोटॉन, ठीक, प्रोटॉन। और खोज किसने की थी इसकी, गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन ने खोज की थी, नाम प्रोटॉन उसने दिया, ठीक है। तो इन्होंने भी क्या, ये भी अति सूक्ष्म धनावेशित करें, तो इन्हें क्या, ये कैसे होते हैं, धनावेशित, ये क्या है, धनावेशित कण, ऐसे करें, इसके ऊपर मुझे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे थे, ऋण आवेशित, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या था कण, ऋण आवेशित, इनके ऊपर क्या था है, धन आवेशित। तो इस पर धन आवेशित होता है, ठीक है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। अब यहां पर बात कर सकते हैं, तो मान लीजिए कि प्रोटॉन मेरे पास बड़ा है, तो इसके अगर बात करता हूं और हाइड्रोजन के द्रव्यमान की बात करता हूं, तो इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल बराबर बैठता है, और यह सांद्री बढ़ेगा। और इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत छोटे थे, हाइड्रोजन का 1837 टुकड़े कर दे तब एक टुकड़े के बराबर इलेक्ट्रॉन्स बैठे थे, तो इलेक्ट्रॉन्स वास्तव में बहुत छोटे हैं। अगला देखिए, अगला है हमारे पास न्यूट्रॉन। अगर हम न्यूट्रॉन्स की बात करें तो ये भी मुझे देखने के लिए परमाणु के अंदर मिल जाते हैं। तो देखिए परमाणु के अंदर हमें ये तीनों चीज मिल रही हैं, हमें इलेक्ट्रॉन्स भी मिल रहे हैं, प्रोटॉन्स भी मिल रहे हैं और न्यूट्रॉन्स भी मिल रहे हैं, ठीक है। ये है इलेक्ट्रॉन्स, ये है मेरे पास प्रोटॉन, और ये है हमारे पास न्यूट्रॉन। तो देखिए न्यूट्रॉन्स की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि अगर हम बात करते हो तो इसके ऊपर न तो कोई धन आवेशित होता है और न कोई ऋण आवेशित, इनके ऊपर कुछ नहीं होता है, उदासीन है बिल्कुल, न तो इसमें कोई धनावेश का कण है और न कोई ऋण आवेशित है, ये तो वह कैसा है, उदासीन, अर्थात ये कैसा होता है, विद्युत का उदासीन। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग, इसका भी क्या होता है, लगभग बराबर ही होता है, ठीक। अब देखिए आगे परमाणु मॉडल। अब परमाणु की मॉडल की देखिए, लोगों ने, बहुत सारे लोग ऐसे थे वो परमाणु के ऊपर काम करते रहे। तो देखिए एक साइंटिस्ट आते हैं जे थॉमसन, ठीक, जे थॉमसन ने काम किया था, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी। दूसरे रदरफोर्ड, जिन्होंने प्रोटॉन नाम दिया था। तीसरे एक आगे नील्स बोर, नील्स बोर ने भी देखिए अब इन्होंने क्या, अब अच्छी तरह से इनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। ये आगे देखिए जे थॉमसन, ये है देखिए साइंटिस्ट हैं जे थॉमसन विदेश के। तो इन्होंने क्या कहा था, तो इनके अनुसार परमाणु को 10⁻⁻10 मीटर व्यास का एक छोटा गोल माना गया, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो परमाणु होता है वो वास्तव में इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। एक गोला माना, मान लीजिए कि ये है मेरे पास, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर हम किसी भी प्रकार से एक के इतने टुकड़े कर दें, इतने टुकड़े कर दिए हम, ठीक है,
इतने सारे टुकड़े करने के बाद जो एक टुकड़ा होगा उसी को हम क्या ऐसा कि इसका एक टुकड़ा हमारा बनेगा बिल्कुल ऐसा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, दिखाई नहीं देता। तो इन्होंने ये कहा कि यह गोला जो होता है बिल्कुल गोला, जो इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने कहा कि जो परमाणु का गोला होता है, तो यह गोला प्रोटॉनों के कारण धनावेशित होता है तथा इसमें नकारात्मक कण धसे होते हैं। तो इन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए एक गोला है, तो इन्होंने इस गोले को इन्होंने कहा कि यह परमाणु का एक गोला है छोटा सा, जो से हम तोड़ नहीं सकते थे उसकी बात कर रहे हैं, छोटा है। तो इन्होंने क्या कहा कि इसमें प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन कौन से होते हैं? धनावेशित, जो धनवाले दिख रहे हैं, ये देखो प्रोटॉन, प्रोटॉन, ये है प्रोटॉन, ये है प्रोटॉन, ये है प्रोटॉन, माने कि प्रोटॉन भी इसके अंदर होता है धनावेशित, और इसमें नकारात्मक कण धसे होते हैं। अब इसमें और नकारात्मक कण जो है देखो इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो। तो इन्होंने ये कहा कि एक परमाणु जो है वास्तव में बहुत छोटा गोला होता है, उसके अंदर में धनावेशित कण होंगे प्रोटॉन। धनावेशित कण कौन थे? मेरी एक तरह प्रोटॉन, और ऋणावेशित कण इसके अंदर सब धसे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये जो ऋणावेशित कण है, ये वाले जो दिख रहे हैं आपको, ये वाला, ये इस पर रेड 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 का चिन्ह लगा हुआ, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है इससे, ठीक है, इसे कहते हैं ऋणावेशित। तो इन्होंने कहा ये नकारात्मक कण इलेक्ट्रॉन परमाणु के धनावेश को संतुलित कर देते हैं। उन्होंने कहा ये है नकारात्मक और दूसरे धनावेशित। तो ये क्या कर देते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के जो परमाणु होते हैं उन्हें क्या संतुलित करते रहते हैं। मान लीजिए एक है मेरे पास प्लस, एक है माइनस, तो ये क्या इसे संतुलित करता रहेगा, ठीक, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो ये आसान से क्या करता रहता है? संतुलित, हमेशा संतुलित करते रहते हैं। तो यह मॉडल किसी प्रयोग पर आधारित नहीं था और इसे बाद में रिजेक्ट कर दिया। तो इन्होंने एक मॉडल जो दिया था, ज्यादा इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट तो कोई विशेष किया नहीं, तो बाद में इसे क्या कर दिया? इसे रिजेक्ट कर दिया। लोगों ने कहा नहीं नहीं इसे हटाओ, यह ज्यादा सही नहीं है। अगला रदरफोर्ड आ गए, इन्होंने भी कुछ अपना काम किया। तो रदरफोर्ड ने देखिए क्या काम किया। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या था? पहली बात, ये ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रयोग में सोने की पतली पन्नी, सोना होता सोना, सोने को बहुत पतला करते गए, बहुत पतला करते, इतना पतला करते गए, इतना पतला करते गए कि जैसे ये देखा, ये कपड़ा था देखा ना आपको, इसे पतला करते जाओगे, पतला करते जाओगे, पतला, बहुत पतला कर दोगे, इतना पतला कर दोगे, ये देखो बहुत पतला, इतना पतला हो जाएगा, वो दिखाई भी नहीं देगा, इतने सेंटीमीटर, 0.004 सेंटीमीटर बहुत हो गया। तो इतना छोटा था, अब इसके ऊपर क्या करने लगे? इतना पतला कर दिया, इतना इसके ऊपर बमबारी करने लगे, किसकी? अल्फा कणों की। तो मान लीजिए ये है मेरे पास, ये है मेरे पास क्या? परमाणु, गोल गोल, ठीक है। इसके ऊपर इन्होंने क्या किया? यहां से इन्होंने अल्फा कण की बौछार की, अल्फा कण को इन्होंने डाला, तो एक तो देखिए लाइन मेरी ऐसी चलेगी सीधी, यहां नीचे किया तो नीचे वाली भी हमारी ऐसी चलेगी सीधी, और यहां पर देखिए दो इधर से की तो ये मुड़क करके इधर चली गई, उसके अलावा यहां पर ये की तो ये भी मेरी मुड़ करके इधर चली गई। तो ऐसे करके यहां पर देखिए, इधर देखिए सही बच्चे, ये चलेगी, हमने दूसरी की इधर चली गई, इससे यहां पर की तो इधर मुड़क गई, यहां पर हमने की तो इधर मुड़क गई, यहां पर की तो इधर चली गई, यहां पर की तो इधर चली गई, और एक बीच में जो हमने यहां पर किया तो ये मुड़क करके ऐसे आ गई। जैसे मान लीजिए कोई एक पर्दा हो, लोहे का एक दीवार है, छोटी सी दीवार, अगर मैं इस दीवार में भाला फेंकूं तो अगर मेरा भाला पार निकल जाता है तो मैंने कह दी भाई यहां पर तो चीज पोली है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं यहां पर। दूसरी जगह मैंने भाला फेंका तो भाला मेरा थोड़ा मुड़क के एक साइड में चला गया। तो इन्होंने कहा यहां पर कुछ थोड़ा सा ठोस है, और बीच में जैसे ही मैंने भाला मारा तो मेरा भाला वापस लौट आया। तो मैंने ये अनुमान लगाया कि वास्तव में यहां पर लोहा क्या है? बहुत मोटा है। तो इन्होंने परमाणु के ऊपर यही खोज की। तो इन्होंने कहा कि परमाणु से इन्होंने कहा कि कुछ तो सीधे चले जाते हैं, कुछ थोड़े टेढ़े हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो वापस लौट आते हैं। तो यहीं पर देखिए, समझे इनका निष्कर्ष देखिए क्या है। अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए, अर्थात सीधे चले गए, ठीक है। तो कुछ तो क्या हुआ? सीधे चले गए, अप्रभावित रही, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो सीधे चले गए। कुछ कण अपने पथ से विचलित हो गए, कुछ ऐसे मैंने किया तो इधर चले गए, मतलब पूरे गोले को पार नहीं कर पाए। तो इन्होंने कहा यहां पर कुछ ठोस है। उसके अलावा देखिए कुछ कण ऐसे भी थे जो पन्नी से टकरा करके वापस आ गए। तो इन्होंने ये निष्कर्ष निकाले, ठीक है।
तो इससे देखिए क्या इन्होंने लिखा निष्कर्ष, लोगों ने इसके चीज को पढ़ा तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि केंद्र में उपस्थित धन आवेशित प्रोटॉन जिसे हम नाभिक कहते हैं, यहाँ नाभिक का आयतन और परमाणु की तुलना में कम होता है। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि ये है मेरे पास एक परमाणु और इसके अंदर है देखिए ये नाभिक। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर क्या है, इसे नाभिक में क्या होता है, यहाँ पर धन आवेश, यहाँ पर धन आवेशित ज्यादा होंगे, ठीक। तो यहाँ पर आयतन और परमाणु की तुलना में क्या होता है, कम। तो यहाँ पर क्या है, आयतन थोड़ा कम है। दूसरी बात, परमाणु का नाभिक या नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है। उन्होंने क्या कहा, जो परमाणु का जो नाभिक है ये वाली चीज, इसे कहते हैं नाभिक। तो उन्होंने कहा ये नाभिक जो होता है ये इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है। तो परमाणु का जो नाभिक है ना ये नाभिक, इन्होंने कहा ये इलेक्ट्रॉन से घिरा, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरी बात, कुछ एल्फा कण पन्नी के आर पार चले गए, क्योंकि वहां पर परमाणु अधिकांश भाग खोला था, और यहां पर जो मैंने किया यहां से क्या हुआ, ये आर पार चले गए तीर। तो इन्होंने कहा आर पार चले गए, तो इन्होंने कहा कि यहां पर तो ये खोखली चीज है, यहां पर कुछ है ही नहीं। कुछ एल्फा कण जो अपने मार्ग से विचलित हुए, वहां पर नाभिक और एल्फा कण दोनों का क्या है, समान आवेश। तो इन्होंने क्या कहा, जैसे ही मैंने इन्होंने एक यहां पर तीर किया और ये तीर इधर नहीं चला गया, बौछार की अल्फा कण की, तो इन्होंने ये कहा कि यहां पर देखिए, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इस जगह पर क्या है, हमें समान आवेश मिल रहा है, अर्थात यहां पर धन आवेशित भी है और ऋण आवेशित, दोनों चीज क्या है, समान है। जो एल्फा कण नाभिक से टकराकर वापस आए, क्योंकि नाभिक के द्रव्यमान के कारण वे वापस मुड़ गए थे। तो कुछ उन्होंने क्या कहा, कुछ यहां पर ऐसे ही मैंने फेंका तो ये वापस आ गई लौट करके। तो इन्होंने ये कहा कि यहां पर नाभिक का जो द्रव्यमान होता है, उसका जो मास होता है बहुत हैवी है, इसकी वजह से क्या है, वो वापस टकरा करके वापस आ जाते हैं। तो इस मॉडल की बाद में वैज्ञानिकों द्वारा आलोचना की गई। तो इस मॉडल को दिया तो कुछ वैज्ञानिक लोग थे, उन्होंने, और भी लोग अच्छे अच्छे पढ़ाई वाले एक से एक अच्छे आते रहते हैं, तो और भी लोग आए, तो उन्होंने कहा कि कोई भाई ज्यादा अच्छा तो नहीं लगना, तो उन्होंने इसके ऊपर तरह तरह के कमेंट किए, ठीक, और बताया कि परमाणु स्थायी नहीं हो सकता है, क्योंकि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी और अंत में नाभिक में गिर जाएगी। तो इस मॉडल की बहुत ज्यादा आलोचना की। तो इनके तरह तरह के जो कमेंट थे, इनके ऊपर तरह तरह के कमेंट भी लोगों के द्वारा किया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और साइंटिस्ट थे, उसका नाम था नील्स बोर। तो नील्स बोर का परमाणु था, तो नील्स बोर ने भी परमाणु के ऊपर अब काम करना स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने देखो ये गोल गोल बना हुआ है, इसको देखिए, इन्होंने बताया था कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है। इन्होंने कहा कि जो भी देखिए धनावेशित है और समस्त द्रव्यमान है, वो जितना भी धनावेशित है और समस्त द्रव्यमान है वो इसके नाभिक में होता है। इसे कहते हैं नाभिक, नाभिक मतलब बीच वाला हिस्सा, तो इसके नाभिक में ही होता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर या अचर कक्षाओं में घूमते हैं। अब ये जो नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर ये देखो, ये दिख रही चारों लाइन, इसमें क्या कह रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो यहां पर क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। इन्होंने कहा कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। यहां पर प्रत्येक कक्षा में किसी निश्चित संख्या तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यहां पर घूम सके, तो एक कक्षा घूम रही है, एक क्लास सी बनी हुई है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कुछ और होंगे, इसके अलावा हम दूसरी बना देंगे तो उसमें भी कुछ मुझे इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। लिहाजा यहां पर जो है नाभिक अलग है, वो इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, इन्होंने ये कहा था, ठीक। कई वर्षों तक ये माना जाता रहा कि प्रकृति में केवल दो ही मूल कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो इस चीज से अध्ययन से साइंटिस्ट ये कहते रहे कि भाई जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन में एक तो इलेक्ट्रॉन मिलता है, एक प्रोटॉन मिलता है, इसी बात से चलती रही। लेकिन उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए सर चैडविक। तो चैडविक ने 1932 में नई कण की खोज की थी, जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर था, जिस पर कोई आवेश नहीं था। इस उदासीन कण को उन्होंने न्यूटन का। अब चैडविक ने भी इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर हम परमाणु को देखते हैं, तो परमाणु के बीच में मुझे प्रोटॉन धनावेशित कण मिल रहे हैं, आसपास मुझे क्या मिल रहे हैं,
इलेक्ट्रॉन्स के नकारात्मक कण। तो उन्होंने कहा इसके बीच में एक और चीज मिलती है, उसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन। तो उन्होंने क्या कहा, न्यूट्रॉन। अब देखिए परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, देखिए आखिर में परमाणु संख्या क्या है या परमाणु क्रमांक क्या है, एक ही बात है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में कोई मेरे पास तत्व है, उसके नाभिक में, नाभिक मतलब इसे कहते हैं नाभिक, नाभिक का मतलब बीच वाला हिस्सा, ठीक है, नाभिक में, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। अब यहां पर प्रोटॉन की संख्या जितनी होगी वो उस तत्व की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए कोई मेरे पास परमाणु है, किसी तत्व के कोई परमाणु हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई हाइड्रोजन तत्व है मेरे पास, ऑक्सीजन तत्व है, ठीक, और भी बहुत सारे तत्व हैं, क्लोरीन। तो इन सारे तत्वों की अगर हम देखते हैं, बात करते हैं, तो उस तत्व का जो मेरे पास एक परमाणु है, तो इन्होंने कहा जो परमाणु के बीच में जितने प्रोटॉन होंगे, यहां पर जितने प्रोटॉन होंगे, मान लीजिए यहां पर प्रोटॉन है मेरे पास 5, बीच में कितने प्रोटॉन है मेरे पास 5। तो इन्होंने कहा जितने प्रोटॉन की संख्या होगी वही क्या कहलाती है, उसकी परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या क्या कहलाती है, नाभिक को उपस्थित जितने प्रोटॉन है धनावेश, उसी, इसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 10 है, तो उस परमाणु के जो परमाणु, उस परमाणु की परमाणु संख्या कितनी होगी, 10, जितने प्रोटॉन उसकी क्या होगी 10। चूंकि इलेक्ट्रॉन उदासीन होता है, इसलिए किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन कण होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन्होंने कहा कि जितने प्रोटॉन, मान लीजिए प्रोटॉन मेरे पास 10 हैं धन के, तो 10 ही ऋण के क्या होंगे मेरे पास, इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है। अब द्रव्यमान संख्या, अगर हम द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं तो मान लीजिए किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अब मान लीजिए कोई मेरे पास परमाणु है, इधर देखिए ये है मेरे पास क्या, परमाणु। अब मुझे इसकी द्रव्यमान संख्या निकालनी है। तो द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए ये कहा गया कि इसका जो नाभिक होता है, ये नाभिक, इसमें जितने प्रोटॉन होंगे और जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोनों को जोड़ दूं। तो हम मान लीजिए यहां पर प्रोटॉन्स जोड़ देते हैं और न्यूट्रॉन जोड़ देते हैं, तो जो चीज जोड़ करके निकलेगी वो क्या हो जाएगी, मेरी द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या बराबर होती है A, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। ये देखो मैंने लिख दिया, तो यहां पर लिख दो A बराबर P प्लस N, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देंगे तो मेरी उस जो मेरे पास एलिमेंट है, जो मेरे पास तत्व है, उस तत्व का जो परमाणु है, उस परमाणु की क्या निकल आएगी, ये द्रव्यमान संख्या। अब देखिए यहां पर मान लीजिए हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन की बात करते हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन का मेरे पास एक कोई परमाणु है, तो हाइड्रोजन की परमाणु की बात करते हैं, उसकी परमाणु संख्या मान लीजिए 1 है। तो अगर मैं इसकी द्रव्यमान संख्या निकालता हूं तो मान लीजिए ये है मेरे पास, देखिए हाइड्रोजन ए, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का ये है मेरे पास एक परमाणु, और हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है केवल, ठीक, और यहां पर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसमें क्या है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो अब मुझे द्रव्यमान संख्या निकालनी है इसकी, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है A बराबर P प्लस N, ये देखो लिखा हुआ है A बराबर P प्लस N या N प्लस P। तो मान लीजिए यहां पर एक A बराबर मैंने ये लिख लिया, और यहां पर न्यूट्रॉन कितने हैं, 0, और प्रोटॉन कितना है, 1। तो हम 0 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा उत्तर। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या कितनी हुई, 1, ये हमने निकाली, कितनी हुई, 1। इसी प्रकार से हम हीलियम की बात करते हैं, ये है हीलियम। तो देखिए अब हीलियम को देख लेते हैं। अगर हम हीलियम की बात करें तो अब देखिए यहां पर हीलियम को देख लेते हैं हम।
हीलियम की बात करें तो मान लीजिए ये है मेरे पास हीलियम का एक परमाणु, और परमाणु के बीच में देखो ये है मेरे पास नाभिक, ठीक। तो यहां पर हम देखते हैं, तो यहां पर हम कह सकते हैं इसकी परमाणु संख्या हमें दे रखी है 2, तो परमाणु संख्या बराबर होती है, अगर परमाणु संख्या किसी की 2 है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी? 2। अभी मैंने पिछली स्लाइड में पढ़ाया है, घर जाके थोड़ा पढ़ लिया करो, पूरे तो बकरियां चुंगाते रहते हो, इधर उधर घूमते रहते हो, इसलिए बता रहा हूं पढ़ लिया करो। तो अब हमें यहां पर परमाणु संख्या दे रखी है, तो परमाणु संख्या बराबर होती है, परमाणु की संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। तो यहां पर अब यहां पर कितने दे रखे इसके नाभिक में? 2 प्रोटॉन, ठीक। और इसमें इलेक्ट्रॉन की और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी दे रखी है? 2। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं तो मेरे पास 2 है न्यूट्रॉन और 2 है प्रोटॉन, तो 2 है मेरे पास न्यूट्रॉन और 2 है मेरे पास प्रोटॉन, तो संख्या कितनी होगी मेरे पास? 4। तो हीलियम का जो परमाणु होता है, परमाणु का द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई? 4। इस बात को ध्यान रखो। ऑक्सीजन आ जाए, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो दे रखी है इसमें कितनी दे रखी है मेरे पास? 8। तो परमाणु संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या, तो यहां पर 8 कितने होंगे? यहां पर 8 है प्रोटॉन, और 8 ही मुझे यहां पर देखने के लिए क्या मिल रहे हैं? न्यूट्रॉन। तो 8 प्रोटॉन 8 ही न्यूट्रॉन देखने के लिए मिल रहे हैं, तो मेरे पास कुल टोटल कितना हो गया? 8 और 8 16। तो ऑक्सीजन की बात करते हो तो ऑक्सीजन का जो परमाणु होता है उस परमाणु की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन के एक परमाणु है उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हुई? 16 हुई। उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हुई? 16 हुई। देखो कितना मिलेगा। इसी प्रकार से सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 दे रखी है, तो 11 का मतलब क्या है? अगर हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम की देखिए परमाणु संख्या दे रखी है हमें कितनी? 11। और यहां पर न्यूट्रॉन की संख्या दे रखी है कितनी? 12। अभी बताऊंगा तो मैं आगे इसी में आएगा। 12 और 11 का चक्कर सब क्या है? सब आयन का चक्कर होता है, ठीक है। तो अब यहां पर 12 और 11 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी इसकी द्रव्यमान संख्या? 23। इसी प्रकार से लेड की देख लो, लेड में 82 दे रखी है, तो प्रोटॉन की संख्या तो मुझे यहां पर दे रखी है 82, ठीक। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 126। दोनों मिला देंगे तो कितनी होगी? 208। अब देखिए समस्थानिक, समस्थानिक को देखिए, समस्थानिक को कहते हैं हम आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स, अब देखिए किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक तो समान है, कोई मेरे पास मान लीजिए कोई तत्व ले लिया मैंने, ठीक। तो एक ऐसा तत्व मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की बात करते हो, हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो उसकी परमाणु संख्या तो समान है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या तो क्या है? समान है, परमाणु संख्या समान है, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, इसे समस्थानिक कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन के 3 मुझे समस्थानिक मिलते देखने के लिए, एक तो मिलेगा देखने के लिए मुझे प्रोटियम, ठीक। तो प्रोटियम हम यहां पर बात करें तो परमाणु संख्या कितनी है मेरे पास? 1। वो वाले देखो यहां पर ए लिखा है, देखो एच ये लिखा है 1, तो नीचे लिखी जाती है परमाणु संख्या क्या लिखी जाती है? एक तरफ नीचे, और द्रव्यमान संख्या क्या लिखी जाएगी उसके यहां पर। तो प्रोटियम की बात करता हूं तो प्रोटियम की देखिए परमाणु संख्या मेरे पास 1 और द्रव्यमान संख्या 1 है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर उसकी परमाणु संख्या 1 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 1 ही होगी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 1 ही होगी। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा न्यूट्रॉन की संख्या यहां पर नहीं है कुछ भी। अगर बात करें दूसरे ड्यूटेरियम, अगर मैं ड्यूटेरियम की बात करूं तो हाइड्रोजन मुझे ड्यूटेरियम के रूप में मिलता है, तो परमाणु संख्या तो 1 ही है, बट यहां पर द्रव्यमान संख्या देखने के लिए मुझे कितनी मिल रही है? 2। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं देखिए प्रोटॉन तो उसमें 1 ही होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी 1 ही होगा, बट यहां पर 1 मुझे अब देखने के लिए क्या मिला यहां पर? न्यूट्रॉन्स, ठीक। इसी प्रकार से ट्राइटियम की बात करते हैं तो परमाणु संख्या 1 ही है, द्रव्यमान संख्या 3 हो गई, ठीक। तो प्रोटॉन की संख्या 1 ही है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 1 है, बट यहाँ पर हम बात करें तो वो मुझे देखने के लिए क्या मिले यहाँ पर? द्रव्यमान संख्या, ठीक है। अब आयनों का बनना देख लेते हैं थोड़ा हम, आयनों का बनना।
आयनोगेबिलिटी। अगर एक परमाणु की बात करते हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई एक परमाणु है, परमाणु के अंदर देखिए हम बात कर रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन चीज मुझे परमाणु के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। ठीक, तो ये है, देखिए ये क्या है, ये है कक्षा, कक्षा, और ये क्या है मेरे पास, नाभिक। नाभिक में मुझे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलते हैं देखने के लिए, और बाहर की कक्षा में देखने के लिए हमें क्या मिलता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। इसी प्रकार से ये तीनों चीज अगर होंगी तो हमें तीनों चीज को हम क्या कह देते हैं, परमाणु। तीनों चीजें तो हम इसे क्या कहेंगे, परमाणु। तो परमाणु मेरा तीनों चीजों से मिलकर के बना है, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, प्रोटॉन से मिलकर बना है, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन उसकी चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगर नाभिक के अंदर मान लीजिए किसी प्रकार से दो प्रोटॉन है, यहां पर दो प्रोटॉन है, तो इसके आसपास चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, दो। तो यहां पर लिख दो, यहां पर देखो लिखा है प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या है दो, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी परमाणु कितनी होगी, दोनों चीज बराबर होती है हमेशा। प्रोटॉन पर केवल धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन्स पर मुझे ऋणावेशित मिलेगा। तो प्रोटॉन्स पर हमें क्या मिलेगा यहां पर देखने के लिए, केवल धनावेशित, और इलेक्ट्रॉन्स में मिलता है मुझे ऋणावेशित। ठीक है, तो इसकी वजह से देखिए हम यहां पर ये कह सकते हैं विपरीत आवेश होने के कारण परमाणु क्या होता है, उदासीन। उदासीन क्यों होता है, क्योंकि प्रोटॉन पर क्या मिला है, धनावेश मिला है, और इलेक्ट्रॉन्स पर क्या मिला है मुझे, ऋणावेश, जिसकी वजह से मेरा परमाणु क्या होता है, विद्युत का उदासीन होता है। अगर यदि विद्युत उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, ये है मेरे पास परमाणु, यहां पर है दो प्रोटॉन और यहां पर है दो इलेक्ट्रॉन्स। इधर देखिए, अब इसमें क्या कर रहा है, यदि इस विद्युत उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, अब इसमें दो की जगह पे एक इलेक्ट्रॉन्स और ले आओ कहीं से भी, ठीक, अर्थात एक एक्स्ट्रा, एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा। जब एक ले आएंगे तो अब देखो कैसा बन जाएगा मेरा चित्र, चित्र देखो ऐसे बन जाएगा। दो प्रोटॉन तो है मेरे बीच में, एक इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास पहले था ही, वो दो इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास पहले, अब एक इलेक्ट्रॉन से ले आए, तो अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए यहां पर, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, तीन। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तीन। तीन का मतलब क्या है, प्रोटॉन है दो और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तीन हो गए कि नहीं। तो इसका मतलब एक बढ़ जाता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, तो ऋण आवेश अधिक हो जाएगा, अर्थात ऋणों की संख्या अधिक हो जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के बढ़ने पर परमाणु ऋणावेशित हो जाते हैं। इसी प्रकार से आगे देखिए, यदि किसी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन से निकल जाए, मान लीजिए ये है मेरे पास परमाणु, इसमें दो मेरे पास प्रोटॉन है और दो है मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दो आप, तो अब क्या बचा मेरे पास, इधर देखिए, तो यहां पर अब क्या बचा मेरे पास, केवल एक इलेक्ट्रॉन। तो अब धनों की संख्या कितनी हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, और ऋण की संख्या कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब परमाणु में प्रोटॉन की संख्या अधिक हो जाती है, क्योंकि यहां पर दो हैं और अब एक ही रह गया, दो में से एक निकल गया, तो जिसके परिणाम क्या होता है, परमाणु क्या हो जाता है, धनावेश। अतः किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन्स के निकलने या जुड़ने से आवेशित कण प्राप्त होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। ये देखिए, इधर देखिए थोड़ा, जैसे मान लीजिए सोडियम की बात कर रहे हैं हम, सोडियम की बात करें तो सोडियम मेरे पास देखिए एक परमाणु है, इस सोडियम को गौर से देखिए, ये मेरे परमाणु बना हुआ है, यहां पर देखिए अच्छी तरह से। तो यहां पर देखिए कहा गया है कि अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो ये है मेरे पास क्या, नाभिक। नाभिक में कितने यहां पर 11 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन, तो 11 इसके अंदर क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई परमाणु है जिसके अंदर 11 प्रोटॉन है और 11 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों चीज क्या है, बिल्कुल समान है। तो अब गिन लो यहां पर, देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब मैंने प्रोटॉन मेरे पास कितने हैं यहां पर 11 और इलेक्ट्रॉन्स भी मेरे पास कितने हैं। तो अब मान लीजिए एक बात सुनिए, मेरे पास यहां पर धन के कितने हैं मेरे पास 11 और ऋण के भी मेरे पास कितने हैं। तो इन धन से इस धन को काट दो तो क्या सारी चीज क्या हो जाती है, बिल्कुल बराबर हो जाती है। गणित में पढ़ाएगा नहीं तुमने, जितने धन के होते हैं 11 में से 11 को घटा दो तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ठीक इसी प्रकार से अगर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए परमाणु मेरा क्या होता है, उदासीन होता है, इसी वजह से। ठीक, अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, देखिए सोडियम के परमाणु में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यह विद्युत का उदासीन है। क्यों कि मेरे पास 11 ही तो क्या है, 11 ही है मेरे पास प्रोटॉन और 11 ही हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी वजह से जब दोनों चीज समान होती है तो वो चीज क्या हो जाती है, एकदम न्यूट्रल उदासीन हो जाती है। वो चीज क्या है, उदासीन। ठीक है, अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दो तुम यहां से। अगर मैं 11 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन से निकाल दूंगा तो क्या इलेक्ट्रॉन्स बचे मेरे पास, 10 बचे। और प्रोटॉन मेरे पास कितने हैं, यहां पर प्रोटॉन है मेरे पास 11। अब इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास कितने रह गए, तो संख्या किसकी सबसे ज्यादा यहां पर, प्रोटॉन की। तो संख्या किसकी ज्यादा यहां पर, तो प्रोटॉन पे कैसा आवेश है, धन। तो इसलिए अब परमाणु मेरा कैसा हो गया, धन आवेशित हो गया। अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो प्रोटॉन मेरे पास है 11, धन की चीज ज्यादा है और ऋण की चीज कितनी रहेगी मेरे पास, कम। तो अब मेरे पास परमाणु कैसा हो जाएगा, अब मैं परमाणु को क्या कहूंगा, धन आवेशित, क्योंकि धन वालों की संख्या अधिक है, इसलिए अब हम परमाणु को क्या कहेंगे, धन आवेशित। इतनी बात को ध्यान रखो, बिल्कुल सिंपल भाषा है। अब इस बात को ध्यान रखो, तो मेरा परमाणु कैसा हो गया, धन आवेशित। तो प्रोटॉन अधिक है इसलिए सोडियम परमाणु कैसा हो जाएगा, धन आवेशित। सोडियम परमाणु कैसा हो जाएगा, धन आवेशित। इसलिए जब भी कभी सोडियम को हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ये कैसा है, धन आवेशित। इसी प्रकार से देखिए आ जाए क्लोरीन का, ये तुम्हारी किताब के अंदर में क्लोरीन का भी दे रखा है। क्लोरीन के देखिए, अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूं तो क्लोरीन के नाभिक में मुझे 17 प्रोटॉन मिल रहे हैं। तो प्रोटॉन कैसे होते हैं, 17 क्या है, प्रोटॉन, धन आवेशित। तो इसमें 17 ही क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स। तो गिन लो यहां पर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 के बाद देखना 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 17 ही मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो 17 ही इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब क्या है, जितनी चीज धन की है उतनी ही चीज मेरे पास ऋण की है। तो अब ये क्या है मेरे पास, परमाणु विद्युत का क्या है, उदासीन। जितनी चीज होती है उतनी चीज मेरे पास धन की है, उतनी चीज मेरे पास ऋण की है, तो वो चीज हो जाती है उदासीन। अर्थात इस दोनों को काट देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, न्यूट्रल ही रह जाएगा अकेला। अब यहां से 17 में से क्या करेंगे हम, एक इलेक्ट्रॉन हमें तो एक्स्ट्रा दे देंगे। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम वाले में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन कम किया था, तो ऋण की संख्या क्या हो गई थी, एक कम। अब यहां पर मैं एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दूंगा इसमें, तो एक इलेक्ट्रॉन अब इसमें क्या कर देंगे, हम दे देंगे। ठीक, बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे। तो 17 की जगह पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। अब प्रोटॉन तो मेरे पास 17 धन के, अब 18 गिनो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18। तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, अब यहां पर लिखेंगे 17 प्रोटॉन है
और 18 क्या है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये है मेरे पास प्रोटॉन। तो देखिए अर्थात यहां पर 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन्स क्या है यहां पर अधिक है, तो एक इलेक्ट्रॉन्स क्या है अधिक। तो अधिक संख्या किसकी है, ऋण वाले की, नेगेटिव चीज की। तो इसलिए क्लोरीन क्या हो जाएगा, ऋणायन। ऋणायन का मतलब ऋणायन कब कहते हैं, जब ऋण की संख्या अधिक होती है। तो क्लोरीन क्या होती है, ऋणायन आयन। ठीक है, तो क्लोरीन क्या हो जाएगा, ऋणायन यानी नेगेटिव आयन। तो क्लोरीन क्या हो जाएगा मेरे पास, नेगेटिव आयन। समझ में आई। और सोडियम क्या था मेरे पास, पॉजिटिव आयन, धनात्मक आयन था। इस बात को ध्यान रखो। संयोजकता देखो, संयोजक परमाणु आपस में मिलकर के अणु बनाते हैं। जी बात हमें पता है, अभी हमने पढ़ा है। जब परमाणु मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, अणु बनाएंगे। तो मान लीजिए मेरे पास एक परमाणु ये है और एक परमाणु ये है मेरे पास हाइड्रोजन का। ठीक, तो यहां पर मिलकर के हाइड्रोजन का अब इन्होंने क्या बना दिया, एक अणु बना दिया। तो देखिए प्रत्येक परमाणु की दूसरे परमाणु से जुड़ने की क्षमता निश्चित होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। अब ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, किसी के साथ में जुड़ेगा तो उसकी क्या होगी, एक निश्चित क्षमता होगी, एक कैपेसिटी होगी। सीधे बैठ जाओ, सीधे बैठ जाओ। मैं यहां मूड मार रहा हूं, आराम से बातें कर रही। पढ़ते तो कोई है नहीं घर पर जाकर के। तत्व का नाम, संकेत, संयोजकता। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन की संयोजकता होती है एक। कार्बन की बात करता हूं तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। अर्थात कार्बन किसी के साथ में भी जुड़ा होगा तो ऐसे जुड़ा होगा, 4 चीजों से जुड़ा होगा। इसके साथ में 4 चीजें लगी होंगी। 4 क्या लगे होंगे, ये बॉन्ड। इसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड। ठीक, अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम की संयोजकता कितनी है, 1। तो सोडियम किसी के साथ भी जुड़ा होगा तो केवल एक ही बॉन्ड से जुड़ा होगा। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, 2। तो ऑक्सीजन अगर किसी के साथ में जुड़ा होगा तो ऐसे जुड़ा होगा, 2 बॉन्ड से। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितनी है, 2। तो मैग्नीशियम भी अगर किसी के साथ में जुड़ेगा तो 2 चीजों से जुड़ेगा, यानी कि 2 बॉन्ड से जुड़ेगा। कैल्शियम की बात करते हो, कैल्शियम की संयोजकता कितनी है, तो कैल्शियम भी अगर हम बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम भी किसी के साथ जुड़ेगा, 2 बॉन्ड से जुड़ेगा। अब मान लीजिए मैं तुम्हें जोड़ के बता देता हूं, मान लीजिए मेरे पास ये है, अगर मैं कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जोड़ना चाहता हूं तो देखिए यहां पर ये है कार्बन, कार्बन के साथ में क्या जोड़ूंगा, हाइड्रोजन। तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो ऐसे जुड़ेगी, देखिए। ठीक, हाइड्रोजन के साथ एक ही बॉन्ड होगा। कार्बन देखिए इसके साथ भी जुड़ी है, इसके साथ भी जुड़ी है, इससे जुड़ी है, इससे जुड़ी है। हाइड्रोजन केवल इसी से जुड़ी है, ये। इसी प्रकार से अगर मैं कार्बन के साथ में किसे जोड़ूंगा, ऑक्सीजन को, तो जब कार्बन के साथ में मैं ऑक्सीजन जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, CO2। तो देखो यहां पर मैं CO2 लिखता हूं, CO2। तो देखिए कार्बन जब भी कभी जुड़ेगा तो 4 से जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा 2 से, तो ये जुड़ेगी ऑक्सीजन, ये जुड़ेगी। अब कार्बन देखिए 1 2 1 2, तो कार्बन के 4 पूरे डंडे हो गए, 4 बॉन्ड हो गए पूरे। ऑक्सीजन के देखिए 2, ऑक्सीजन के भी होगी 2, ये इसके साथ में देखो जुड़ा हुआ है। ठीक, ऐसे करके इस प्रकार से चीज जुड़ती हैं, जैसे कि ये दिखाया गया, ये तुम्हारी किताब के अंदर में दिया। जैसे HCl, HCl को मान लीजिए हाइड्रोजन को हम इसके साथ में जोड़ रहे हैं तो हमारी देखो ऐसे जुड़ जाएगी HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो क्लोराइड की भी क्या है, यहां पर एक संयोजकता है और हाइड्रोजन की भी एक संयोजकता है। H2O की बात करते हैं, H2O को ऐसे जुड़ेगा तो ऑक्सीजन हमेशा 2 डंडों के साथ जुड़ेगी, क्योंकि 2 है इसकी वैलेंसी, ये देखिए 2 है, और हाइड्रोजन की रहती है। तो इस प्रकार से हमारी ये संयोजकता जुड़ती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, संयोजकता। ठीक है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता अभी पिछली स्लाइड पड़ी कितनी है, 2, और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, 1। तो आपस में जोड़ दो, तो जोड़ देंगे तो इस प्रकार से जुड़ जाएगी, क्योंकि वह हाइड्रोजन परमाणुओं से संयोग करता है। ठीक है, अब इसके कुछ प्रश्न आंसर को देख रहे हो, सभी अपने बच्चे किताब में निकालो सभी प्रश्न आंसर को। प्रश्न देखिए,
न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। ठीक है, तो देखिए किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। जैसे H1, जैसे H2, जैसे H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन मुझे 3 समस्थानिक मिलता है। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2, अभी बताया मैंने। न्यूट्रॉन पर आवेश कुछ नहीं होता है। प्रोटॉन भी बात करते हैं, इस पर धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, बट न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। आगे देखिए, अब देखिए इसमें निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत पर गलत। परमाणु अविभाज्य कण है, यह बात सही है। परमाणु अविभाज्य कण होता है। ये तो गलत दे रखा है यहां पर। परमाणु क्या है? नहीं, सही बात है। ठीक है, परमाणु क्या है? अभाज्य कण है। ठीक है, दूसरी बात, किसी परमाणु के नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है। हाँ सही बात है, ये परमाणु था तो परमाणु के इस नाभिक में तो क्या था मेरा? द्रव्यमान। द्रव्यमान संख्या क्या होती है नाभिक में? नाभिक में मुझे क्या मिलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो द्रव्यमान संख्या ए बराबर क्या होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये बात सही है। ठीक है, किसी परमाणु के नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स के निकलने से ऋण आवेशित आयन प्राप्त होता है। परमाणु से अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए तो ऋण आवेशित प्राप्त नहीं। परमाणु है, अब मान लीजिए परमाणु था, अभी मैंने बताया, इसमें मान लीजिए कितने हैं? मेरे पास 4 नेगेटिव हैं। ठीक, 4 है हमारे पास। अब इसमें से एक निकाल देंगे तो क्या होगा? 3 ही तो रह जाएंगे। तो परमाणु से इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेशित हो जाएगा? नहीं। परमाणु से अगर इलेक्ट्रॉन से निकल जाए तो परमाणु कैसा हो जाएगा? धन आवेशित हो जाएगा। ये बात गलत है। जल के अणु में ऑक्सीजन संयोजकता 3 होती है, गलत। 2 होती है, अभी मैंने बताया पिछली स्लाइड में। ठीक है, 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर के अणु बनाते हैं। ये बात सही है, बिल्कुल। ठीक है, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टी ने की थी। ये बात देखो सही है, अभी हमने पढ़ाया। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग। हाँ सब बिल्कुल सब बात सही है। नील्स बोर के अनुसार परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश उसके नाभिक में होता है। सही है, सब बढ़ लो, खालिस्तान भर लिया सबने। अगला प्रश्न देखिए, चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होता है? ऋण आवेशित। अभी पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होता है? ऋण आवेशित। ऐसे, और कार्बन क्या है? एक एलिमेंट तत्व है। ठीक है, अगला देखिए, अगला देखिए, किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम। परमाणु में देखो 3 ही चीज तो हमें मिलती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु में क्या चीज मिलती है हमें? 3। इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? ऋण आवेशित होता है। अभी हमने बताया इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक बताइए। एक तो है मेरे पास प्रोटियम, एक है मेरे पास ड्यूटेरियम और एक है मेरे पास ट्राइटियम। ठीक, निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। इसमें कह रहा है देखो, निम्न देखो, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, संयोजकता। इसकी क्या लिखवा रहा है? ये परिभाषा। वो क्वेश्चन गलत हो गया। यहां पर देखिए, इधर देखिए बच्चों सभी, ये देखिए प्रश्न ये है, वहां पर गलत प्रश्न हो। ये देखिए, निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। परमाणु संख्या की परिभाषा लिखवा रहे हैं, द्रव्यमान संख्या की लिखवा रहे हैं, संयोजकता लिखवा रहे हैं। तो परमाणु संख्या क्या है? किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की द्रव्यमान संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान संख्या क्या है? द्रव्यमान संख्या क्या होती है? हमारे में कोई परमाणु है, किसी तत्व के परमाणु में के
नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है, तो A बराबर P प्लस N, ये देखो लिखा हुआ है A बराबर P प्लस N। संयोजकता, किसी परमाणु की संयोग करने की दक्षता निश्चित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु, जिसे हम क्या कहते हैं, संयोजकता। ठीक है, तो किसी परमाणु की संयोजन करने की जो क्षमता होती है, दक्षता लगे यहां पर, क्या है, क्षमता, कैपेसिटी, क्या होती है, निश्चित, तो उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजकता। प्रश्नों को देख लो। जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल के विफलता के क्या कारण थे, और रदरफोर्ड के नाभिक का मॉडल, देखिए जे थॉम्सन ने परमाणु मॉडल की विफलता के कारण किसी प्रयोग से न होने के कारण इसे समर्थन प्राप्त न हुआ। उन्होंने डायरेक्ट ही ऐसा कर दिया था, कोई एक्सपेरिमेंट तो दिया नहीं, तो इसलिए रिजेक्ट कर दिया। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, यहां देखिए, इस प्रयोग में पतली पन्नी होती है, इसके ऊपर क्या की जाती है, एल्फा कण की बौछार, जैसे ये की थी। तो ये चीज रदरफोर्ड ने की थी अपने काम में। ठीक है, जब एल्फा कण पतली पन्नी से टकराते देखे, अधिकांश क्या हुआ, आर पार निकल गए, और कुछ क्या अपने पथ से विचलित हो गए, और कुछ पन्नी से टकरा गए। यहां पर हमारे चैप्टर का क्या होता है,